नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है। कपिल सिब्बल ने पीएम मोदी पर बोला जोरदार हमला। बोले अमीर और अमीर होता जा रहा और गरीब और ज्यादा गरीब होता जा रहा। ये आपको बता दें कि राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने पीएम नरेंद्र मोदी पर एक बार फिर से जोरदार हमला बोला। दरअसल भाजपा के 44वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने मुफ्त राशन योजना, स्वास्थ्य बीमा और अन्य कल्याणकारी योजनाओं का हवाला दिया और कहा कि सामाजिक न्याय भाजपा के लिए विश्वास का एक लेख है, जबकि अन्य दलों ने हितों को आगे बढ़ाने के लिए तख्ती का इस्तेमाल किया। आपको बता दें कि अब कपिल सिब्बल ने पीएम मोदी के सामाजिक न्याय के प्रति भाजपा की प्रतिबद्धता वाली टिप्पणी पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि इस सरकार में अमीर और अमीर होता जा रहा और गरीब और ज्यादा गरीब होता जा रहा। अगली बड़ी खबर, जेल से मनीष सिसोदिया ने लिखी चिट्ठी, कहा हमारा प्रधानमंत्री अनपढ़ है इसीलिए देश को हो रहा नुकसान। ये आपको बता दें कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने जेल से देश के नाम पीएम मोदी को निशाने पर लेते हुए चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में उन्होंने लिखा कि प्रधानमंत्री का कम पढ़ा लिखा होना देश के लिए खतरनाक है। मनीष सिसोदिया ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी शिक्षा का महत्व नहीं समझते हैं और पिछले कुछ सालों में उन्होंने देश भर में 60,000 स्कूल बंद कर दिए। मनीष सिसोदिया ने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि देश की तरक्की के लिए प्रधानमंत्री का पढ़ा लिखा होना जरूरी है। मनीष सिसोदिया ने अपनी चिट्ठी में लिखा कि प्रधानमंत्री जब ये बात कहते हैं कि गंदी नाली से गैस निकालकर चाय बनाई जा सकती है, तब मेरा दिल बैठ जाता है। मनीष सिसोदिया ने पीएम मोदी पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि हमारा प्रधानमंत्री अनपढ़ है इसीलिए देश को नुकसान हो रहा है। अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी की सदस्यता गई, बंगला भी गया, लेकिन कांग्रेस पार्टी पीएम मोदी पर सीधे नहीं करेगी कमेंट। ये आपको बता दें कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही कांग्रेस और बीजेपी के बीच की राजनीतिक जंग काफी तेज हो गई है। इस बीच कांग्रेस पार्टी ने अपने उम्मीदवारों को सख्त निर्देश दे दिया है कि कोई भी नेता विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या हिंदुत्व की आलोचना नहीं करेगा। इसके बजाय वो अपना ध्यान केंद्र सरकार और राज्य सरकार की विफलताओं, 40% भ्रष्टाचार के आरोप और महंगाई को टारगेट करने में लगाएगा। कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष रामलिंगा रेड्डी ने मीडिया को बताया कि कांग्रेस पार्टी ने ये सख्त दिशा निर्देश सभी उम्मीदवारों को दे दिए हैं। आपको बता दें कि कर्नाटक में 10 मई को वोटिंग होगी और 13 मई को नतीजे घोषित होंगे। अगली बड़ी खबर, गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी पर बोला जोरदार हमला। बोले लोकतंत्र नहीं बल्कि परिवारवाद खतरे में है। ये आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी पहुंचे। यहां उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ कौशाम्बी महोत्सव का उद्घाटन किया। इस मौके पर राज्य के दोनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहे। उद्घाटन समारोह के बाद संबोधन में गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए एक बार फिर से नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने की जनता से अपील की। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जनता ने सपा, बसपा और कांग्रेस का यहां पर सुपड़ा साफ करके मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया। फिर यहां पर मोदी जी ने योगी जी को मुख्यमंत्री बनाया। 2024 में यूपी क्या करेगा, मैं ये पूछने आया हूं। मैं मोदी जी को एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए संकल्प लेकर आया हूं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कल ही संसद समाप्त हुई है। आजादी के बाद इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि देश के बजट सत्र में चर्चा करे बिना संसद समाप्त हो गई हो। विपक्ष के नेताओं ने सदन को चलने नहीं दिया। इसका कारण है कि राहुल गांधी को अयोग्य घोषित कर दिया गया। अमित शाह ने आगे कहा कि यह कानून कौन लेकर आया? सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देकर इस कानून को बनाया। मनमोहन सिंह उस समय लालू प्रसाद यादव को बचाने के लिए इस कानून को सुधारना चाहते थे। अब तक 17 सदस्यों की सदस्यता गई है, राहुल जी की भी गई है। इस पर कांग्रेस वालों ने काले कपड़े पहनकर पूरी संसद बंद कर दी। मैं राहुल गांधी जी से कहना चाहता हूं कि कानून का पालन करना हर नागरिक का धर्म होता है। आप सांसद थे, इस फैसले को चुनौती दीजिए, लेकिन आपने संसद के वक्त को बलि चढ़ा दिया। बीजेपी नेता अमित शाह ने कहा कि राहुल गांधी ने विदेश में जाकर भारत का अपमान किया। देश की जनता देखती भी है और समझती भी है। एक बार फिर मोदी जी की सरकार 300 पार बनेगी। वे कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, लेकिन मैं कहता हूं कि इनका परिवारवाद खतरे में है। आपने इस देश के लोकतंत्र को जातिवाद और परिवारवाद में जड़कर रखा। मोदी जी ने परिवारवादी पार्टियों को भी हरा दिया। आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र नहीं बल्कि परिवारवाद खतरे में है। अगली बड़ी खबर, पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित रशीद कादरी का बड़ा ऐलान। बोले अब मेरा पूरा परिवार बीजेपी को ही वोट देगा। ये आपको बता दें कि कर्नाटक के बिदरी कलाकार साहर रशीद अहमद कादरी को 5 अप्रैल को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करके उनका आभार जताया। पीएम मोदी से मुलाकात के दौरान कादरी ने कहा कि कांग्रेस शासन के 5 वर्षों में उन्हें पद्मश्री नहीं मिला, सोचा कि बीजेपी भी इसे नहीं देगी। साहर रशीद अहमद कादरी ने जब अपनी बात पूरी की तो पीएम मोदी उनकी बात पर मुस्कुरा गए। कादरी ने एबीपी न्यूज से बात करते हुए कहा कि कल जो मेरे दिल की बात थी वो
जुबान पर आ गई। बीजेपी मुसलमानों से नफरत करती है, वो उनको कुछ नहीं देती। इस सवाल पर कादरी ने कहा कि पीएम मोदी ने मेरा पद्मश्री पुरस्कार के लिए सिलेक्शन करके मुझे गलत साबित कर दिया है, इसके लिए मैं उनका शुक्रगुजार हूं। इस बार मेरा वोट बीजेपी को ही जाएगा। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि शुरू से ही कांग्रेस पार्टी का मैं वोटर था, लेकिन पीएम मोदी का एहसान अदा करने के लिए अब मेरा पूरा परिवार बीजेपी को ही वोट देगा। अगली बड़ी खबर, बजट सत्र बनेगा विपक्षी एकता में मील का पत्थर, कई दल सहमत, बीआरएस ने भी रखी शर्त। आपको बता दें कि संसद के बजट सत्र में बनी विपक्षी एकता भविष्य में भी बरकरार रहेगी। संसद सत्र के आखिरी दिन कई विपक्षी दलों ने एकजुटता दिखाते हुए आगे भी मिलकर काम करने का संकल्प लिया। हालांकि भारत राष्ट्र समिति ने साफ कर दिया कि विचारधाराओं का यह मिलन कार्यक्रम पर आधारित होगा, पर सभी दल विपक्षी एकजुटता को लेकर सहमत हैं। बजट सत्र के लिए लोकसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित होने के बाद विपक्षी दलों के सांसदों ने संसद भवन से विजय चौक तक तिरंगा मार्च निकाला था। संसद भवन में कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी भी कुछ दूर के लिए मार्च में शामिल हुई। इसके बाद विपक्षी दल कॉन्स्टिट्यूशन क्लब पहुंचकर साझा मंच से मीडिया से मुखातिब हुए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार लोकतंत्र के बारे में बातें तो बहुत करती है, पर जो कहती है वो करती नहीं है। 50 लाख करोड़ रुपए का बजट सिर्फ 12 मिनट में बिना चर्चा के पास कर दिया गया। उन्होंने दावा किया कि ऐसा पहली बार हुआ है जब सत्ता पक्ष के हंगामे की वजह से व्यवधान हुआ है। यह सवाल किए जाने पर कि क्या सत्र के दौरान लिखी विपक्षी एकता जमीन पर भी दिखाई देगी, इसके जवाब में मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हम सभी जमीन पर ही हैं। एकता लाने की पूरी कोशिश की गई है। देश की एकता और अखंडता, लोकतंत्र एवं संविधान के लिए हम सभी प्रतिबद्ध हैं। हम एकता के साथ में काम करते रहेंगे और एकजुट होकर आगे के चुनाव लड़ते रहेंगे। आपको बता दें कि फिलहाल ऐसा माना जा रहा है इस सत्र के बाद पूरा विपक्ष एकजुट हो गया है और 2024 का लोकसभा चुनाव मिलकर साथ लड़ेगा। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस पार्टी को दक्षिण में लगा एक और बड़ा झटका। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री किरण कुमार रेड्डी बीजेपी में हो गए शामिल। ये आपको बता दें कि दक्षिण भारत के एक और राज्य में कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा है। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री किरण कुमार रेड्डी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। उन्होंने बीते महीने ही कांग्रेस पार्टी को अलविदा कहा था। रेड्डी अविभाजित आंध्र प्रदेश के आखिरी मुख्यमंत्री थे। कहा जा रहा है कि नेतृत्व में तनातनी के चलते उन्होंने कांग्रेस पार्टी को छोड़ने का फैसला किया। पार्टी छोड़ने पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी लोगों के मत को नहीं समझ पा रही। कांग्रेस पार्टी ना तो विश्लेषण कर रही है कि गलती क्या है और ना ही वे सही करना चाहते हैं। ये यही सोचते हैं कि मैं ही सही हूं और देश की जनता सहित बाकी सभी गलत हैं। इसी विचारधारा की वजह से उन्होंने कांग्रेस पार्टी को छोड़ने का फैसला किया। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी को दक्षिण में एक और बड़ा झटका देते हुए आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री किरण कुमार रेड्डी बीजेपी में शामिल हो गए। अगली बड़ी खबर, चुनाव से पहले कर्नाटक में कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ताओं की हिंसक झड़प, धारा 144 की गई लागू। आपको बता दें कि कर्नाटक के यादगीर जिले में कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच में हिंसक झड़प हो गई, जिसमें 10 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना कल दोपहर को हुई जब कांग्रेस नेता राज वेंकटप्पा नायक अपने समर्थकों के साथ में 80 वाहनों में निर्वाचन क्षेत्र में एक मेले में भाग लेने के लिए यात्रा कर रहे थे, जिस पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने आपत्ति जताई। इसके कारण दोनों पक्षों में जमकर बवाल हो गया। बताया गया कि कथित तौर पर कांग्रेस और भाजपा कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे पर पत्थर फेंके, कुछ हथियारों का भी जानबूझकर इस्तेमाल करने की बात कही गई। इसके बाद पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और भीड़ को तितर-बितर कर दिया। इस हिंसक झड़प के बाद यादगीर जिले के सुरपुरा निर्वाचन क्षेत्र में 8 अप्रैल तक धारा 144 लागू कर दी गई है। आपको बता दें कि दर्ज एफआईआर के आधार पर अब तक 18 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में मचा बवाल, भगवा झंडा फहराने पर लगी रोक, अशोक गहलोत सरकार पर हमलावर हुई बीजेपी। आपको बता दें कि राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने सूरवीर महाराणा प्रताप की धरती मेवाड़ में भगवा झंडा फहराने पर अगले 2 महीने तक रोक लगा दी है। उदयपुर में धारा 144 लगने के बाद राजस्थान बीजेपी चीफ सीपी जोशी ने कांग्रेस पार्टी पर जोरदार हमला बोला, जिसके बाद राजनीतिक पारा चढ़ गया है। वहीं कांग्रेस सरकार में कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खचरियावास ने बीजेपी पर हमला किया और कहा कि भाजपा चुनावी साल में वोट की फसल काटने के लिए राजनीति कर दंगे भड़काने की साजिश कर रही है। खचरियावास ने कहा कि यह झगड़ा भगवा, हरा और सफेद का नहीं बल्कि वोट का झगड़ा है, क्योंकि करीब 10 महीने के बाद राजस्थान में विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में बीजेपी के पास में कोई काम नहीं है और कांग्रेस पार्टी सरकार बना रही है, इसीलिए बीजेपी दंगे करवाने के लिए राजनीति कर रही है, इसीलिए धारा 144 लगाई गई है। मंत्री ने बीजेपी को चुनौती देते हुए कहा कि बीजेपी कान खोलकर सुन ले, यहां पर दंगे फैलाने की कोशिश की तो उठा के जेल में बंद कर देंगे। उन्होंने कहा कि जो
जो कानून हाथ में लेगा वो चाहे किसी भी धर्म का हो, कांग्रेस या बीजेपी का हो, उसे उठा के बंद कर देंगे। कानून हाथ में लेना किसी का हक नहीं है। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कांग्रेस पार्टी पर जोरदार हमला बोला। सीपी जोशी ने कहा कि राजस्थान सरकार मंदिर और धार्मिक त्योहारों के पीछे पड़ी है। इसके पीछे मकसद क्या है वो जाने, पता नहीं किसके दबाव में उन्होंने ऐसा निर्णय लिया है और पता नहीं वो किसको खुश करना चाहते हैं। महाराणा प्रताप ने मुगलों के खिलाफ भगवा पताका पूरे उदयपुर में लगाई थी। अब अगर हम पताका उदयपुर में नहीं लगाएंगे तो क्या तालिबान में जाके लगाएंगे? आपको बता दें कि वहीं राजसमंद से भाजपा सांसद दिया कुमारी ने कहा कि बैन लगाने के आदेश पूरे तरीके से गलत हैं। आदेश पूरे तरीके से पक्षपातपूर्ण हैं। जब भी हिंदू महोत्सव होता है तो ध्रुवीकरण की कोशिश होती है। आदेश पूरे तरीके से गलत हैं। आदेश पर फिर से विचार किया जाना चाहिए। अगली बड़ी खबर। अब कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने ज्योतिरादित्य सिंधिया पर बोला जोरदार हमला। बोले इन्हें गद्दार ना कहें तो क्या कहें। ये आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जब से बीजेपी में गए हैं तब से ही मध्य प्रदेश में गद्दार की सियासत तेज हो गई है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच में लगातार जुबानी हमले चलते रहे हैं। पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच में सोशल मीडिया वार शुरू हुआ। इसके बाद अब पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भी इस विवाद में एंट्री ले ली है। दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर कहा कि गुलाम नबी आजाद और ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में रहकर सारे पद पाकर सत्ता का सुख भोग कर कांग्रेस की आलोचना कर रहे हैं। इस मामले में उन्होंने राहुल गांधी के प्रति आपत्तिजनक भाषा का उपयोग करने का आरोप भी लगाया। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि इन्हें गद्दार ना कहें तो क्या कहें। अगली बड़ी खबर। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी 9 अप्रैल को जारी कर सकती है अपने उम्मीदवारों की सूची। यह आपको बता दें कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। कांग्रेस पार्टी अपने उम्मीदवारों की 2 सूचियां जारी कर चुकी है। अब खबर आई है कि भाजपा उम्मीदवारों की सूची 9 अप्रैल को जारी हो सकती है। दरअसल भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक 9 अप्रैल को हो सकती है, जिसमें कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम फाइनल किए जाएंगे। भाजपा सूत्रों के हवाले से यह खबर सामने आई है। खबर के अनुसार केंद्रीय चुनाव समिति की इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भाजपा महासचिव बीएल संतोष शामिल होंगे। पार्टी सूत्रों के अनुसार कर्नाटक भाजपा ने हर विधानसभा सीट के लिए 3 उम्मीदवारों के नाम सुझाए हैं। इन 3 नामों को केंद्रीय चुनाव समिति के सामने रखा जाएगा, जहां से अंतिम नाम शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। आपको बता दें कि माना जा रहा है कि भाजपा उम्मीदवारों की सूची 9 अप्रैल को जारी कर दी जाएगी। अगली बड़ी खबर। देश में लगातार बढ़ रहा कोरोना का खतरा। अब इस राज्य में मास्क पहनना जरूरी 3 राज्यों में अब तक हो चुका है अनिवार्य। ये आपको बता दें कि होली के बाद से ही कोविड मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे में राज्य और केंद्र सरकार अलर्ट मोड पर आ गई हैं। देश में कोरोना मामलों में इजाफे के चलते अब सिक्किम सरकार ने परामर्श जारी करा। राज्य के लोगों से सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनने के लिए कहा है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक सिक्किम में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 23 नए मामले सामने आए हैं। कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग ने कहा कि हमेशा फेस मास्क जरूर पहने। छींकने या खांसते समय अपने नाक और मुंह को ढक लें। भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचें। कोई भी लक्षण दिखने पर तुरंत कोरोना का टेस्ट करवाएं। हमेशा फेस मास्क पहने। इससे पहले उत्तर प्रदेश सरकार की योगी सरकार ने कोरोना मामलों में बढ़ोतरी को देखते हुए फेस मास्क पहनने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री योगी ने सभी फ्रंटलाइन वर्कर्स, सरकारी और प्राइवेट अस्पताल को सतर्क रहने के लिए कहा है। इसके अलावा हरियाणा सरकार ने भी लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा है। राज्य सरकार ने लोगों से आग्रह किया है कि जहां भी 100 से ज्यादा लोगों की भीड़ हो वहां पर मास्क जरूर पहने। छत्तीसगढ़ में भी कोविड को लेकर आदेश जारी किए गए हैं। प्रशासन की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि बच्चों को बार-बार साबुन और साफ पानी से कम 40 सेकंड तक हाथ धोने के लिए कहा जाए। आपको बता दें कि विभाग की वेबसाइट से मिली जानकारी के मुताबिक कोविड के सबसे ज्यादा मामले केरल से आ रहे हैं। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। आपका क्या मानना है? क्या कर्नाटक में इस बार कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने में कामयाब होगी? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ऐसी ही ताजा और न्यू अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।